हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपकी हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी आपकी मेरिट में बनाने में, आपके सिलेक्शन कराने में एक अहम रोल अदा करती है। और उसी के क्रम में आज की जो क्लास है शब्द भेद की, यौगिक, योग, रूढ़ और रूढ़ शब्द, संकर, विदेशज, विदेशज, ये सारे जो भी हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे जो भी हैं आज की क्लास में, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सारा कवर हो जाएगा। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्या पता इसी में से क्वेश्चन आपके लिए आ जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखे गए हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से आपको समझ में आएगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको करंट अफेयर्स की बुक लेनी है तो इससे अच्छी बुक कहीं मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ये बुक आप ले सकते हैं शंखनाद लिप, जो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, और इस नंबर पे आप बात करके इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली आने वाले एग्जाम के लिए। कुछ तो ऐसे एग्जाम है जो बहुत ही नज़दीक है, तो उनके लिए तो और ही इंटरेस्टिंग है कि लास्ट टाइम मूवमेंट में अंतिम प्रहार है, समझिए एक तरीके से सिलेक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, शब्द भेद। तो देखिए, शब्द क्या है। सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के हैं। सार्थक का मतलब जिसकी कोई मीनिंग हो, और निरर्थक का मतलब क्या होता है, सेंसलेस, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। तो जो सेंसलेस बातें होती उनके कोई पार्ट भी नहीं होते, उनके कोई टाइप भी नहीं होते, तो उनका कोई प्रकार नहीं है। हम लोग प्रकार किसका देखेंगे, सार्थक का। सार्थक का जो पहला प्रकार है, रचना, बनाने के आधार पर। बनाने के आधार पर रूढ़। तो रूढ़ में क्या है, जैसे कि मैंने कह दिया कि फूल, मैंने कह दिया फूल, या मैंने कह दिया कि कुर्सी, तो क्या है, या मैंने कह दिया कि शीशा या गिलास, कुछ भी कह दिया, एक शब्द, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द, तो वो एक शब्द हो आपका क्या होगा, वो रूढ़ होगा। यही इसका जो है ट्रिक है, एक शब्द रूढ़ होगा। ठीक, और उसका मतलब क्या है, कुर्सी मतलब कुर्सी, ठीक है, फूल मतलब फूल, और अपने मूल व्यवहार में ही लाएंगे। फूल को सूंघे खुशबू आएगी, कुर्सी पे हम लोग बैठेंगे, गिलास शीशा है तो उसमें अपना चेहरा देखेंगे। तो अपना जो उस काम के लिए है, पर्टिकुलर उसी काम के लिए हो, तो रूढ़। अगर यौगिक की बात करें तो यौगिक का मतलब क्या है, जैसे कि यौगिक में हमने कह दिया कि वित्त प्लस मंत्री क्या बना, वित्त मंत्री। यानी कि जो धन का लेखा जोखा, जैसे अपनी कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, अभी हाल ही में बजट पेश हुआ। बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका वीडियो भी इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। उससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, बहुत ही डिटेल में और ट्रिक के माध्यम से पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या कि दो शब्द, वित्त अलग है, मंत्री अलग है। वित्त माने धन, रुपया पैसा, और मंत्री यानी कि मंत्री, मंत्री जी हमारे मिनिस्टर साहब। तो दोनों शब्दों से मिलकर बना हो, उसको कहते हैं वित्त मंत्री, या फिर प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, और जैसे कि आप हिमालय ले लीजिए, हिम प्लस आलय, विद्यालय ले लीजिए, विद्या प्लस आलय, विद्या का मंदिर। तो ये क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गए। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है, योग रूढ़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कह दिया कि नीलकंठ, तो नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान भोलेनाथ। तो हमने दो शब्दों को जोड़ा, लेकिन अर्थ क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। नीला है कंठ जिसका, यानी कि बहुब्री समास, यहाँ पर बहुब्री समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीलकंठ, जैसे तो यहाँ पर यही होगा कि जब दो शब्द अलग अलग हैं और उनको योग करके एक नया शब्द बनाया, लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, योग रूढ़ शब्द होगा। उसके बाद देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर, यानी कि संस्कृत से हिंदी, फिर विदेशी, जो विदेश लोग आए थे, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। संकर यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द है, जैसे कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या है, अब रेल जो है अंग्रेजी का है, गाड़ी तो संकर है, तो इसकी क्लास अलग से होनी है। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी की वीडियो अलग बन चुकी है, पर्यायवाची के वीडियो बन चुकी है, वो आपके चैनल पे उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं। विप्राप्ति यानी कि विलोम शब्द, विलोम शब्द एक दूसरे के विलोम, यानी कि मोटा का विलोम पतला, तो इसका मोटा यानी कि हैवी शरीर, पतला यानी कि दुबला पतला, कुपोषण का शिकार। अनेकार्थी जिसके कोई कोई बड़ा वाक्य हो, उसको छोटे शब्द, एक शब्द में उसको सीमित कर दें। ठीक है, एकार्थी जिसका एक ही अर्थ हो। अब देखिए, यौगिक उपसर्ग के योग से बनता है और शब्दों के योग से बनता है समास विधि से। उपसर्ग में प्रत्यय के योग से भी बनता है, और उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से यौगिक बनता है। ठीक, अब जैसे कि
क्या हो गया, अति प्लस अधिक, तो क्या हो गया, अत्याधिक, अत्याधिक। ठीक, अब देखिए विकार के आधार पर विकारी, तो विकारी की क्लास हो गई, संज्ञा की क्लास हो गई है, सर्वनाम की क्लास, विशेषण की क्लास, क्रिया क्लास, आप इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग उसको वहाँ इसको जाके देख लीजिए। उसके बाद अविकारी शब्द जिन पर संज्ञा सर्वनाम को कोई प्रभाव न पड़े वो अविकारी, जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो इसकी भी क्लास ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, इसको आप लोग जा करके देख लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं जो आज हम लोग को पढ़ना है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य के प्रकार। चलिए देखिए, उपसर्गों की संख्या पूछ ले अगर आपसे, संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, तो है कितने, 22। संस्कृत में अगर उपसर्ग पूछ ले तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 22 उपसर्ग है संस्कृत में। कौन कौन से, देखिए अति, ठीक है, अति माने किसी चीज की अति हो जाना, अधिक, तो क्या वो अति, बाहुल्य, अधिक उस पार, उसके बाद अधि यानी कि समीप पे, ऊपर, श्रेष्ठ, ठीक है, अधि, अनु, अनु का मतलब पीछे, साथ, समान, अप, दूर, हीनता, विरुद्ध, ठीक है, जैसे अपमान, ठीक है, अनु यानी अनुचर, अनुचर क्या होता है, अनुचर पीछे पीछे तो लगा रहता है, चपरासी, अधि, ठीक है, समीप, ठीक है, ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकार, अधिकार, अति, ठीक है, बाहुल्य, अत्याधिक, तो अति उपसर्ग से बना है, अभि, और, ठीक है, सामीप्य, अभि, अव, दूर या नीचे। उसके बाद आ उपसर्ग संस्कृत का है, तक, कम, इधर, उत भी संस्कृत का है, ऊपर, उन्नति, उप जो है निकट, सहायक, छोटा, दुह विसर्ग संधि यहाँ पर है, दुर, बुरा, कठिन, विसर्ग लगा हुआ है, दुष, 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 बुरा, कठिन, ये भी जो है संस्कृत उपसर्ग है। उसके बाद नी संस्कृत उपसर्ग है, निह भी वही है, निर बिना, बाहर, निषेध, परा पीछे, पलटा, परि चारों, यानी जैसे कहते नहीं है परि, परि लगा है, जैसे कि परि धन आवरण, क्या बना, पर्यावरण, यानी हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर, ठीक है, ठीक है, परिक्रमा, जैसे करते नहीं परिक्रमा, तो परिक्रमा में परि उपसर्ग है और ये संस्कृत का उपसर्ग है, यानी कि चारों ओर। फिर प्रा अधिक, आगे, ठीक है, जैसे प्रगति, प्रा प्लस गति, तो क्या हो गया, प्रगति, तो प्रगति कहाँ होती है, आगे की ओर होती है। उसके बाद प्रति, और, उल्टा, विरोध, प्रतिकार, विना, अलग, विशेषता, सम, पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग, ठीक है, समधन योग, संयोग, अन, नहीं, बुरा, 22, सु, अच्छा, जैसे सुंदर, सुंदर कह दिया तो क्या उसमें लगा हुआ उपसर्ग, सु लगा हुआ। हिंदी का देखते, हिंदी की उपसर्ग संख्या से पूछे तो कितनी होती है, 10। आ रोकना, मना करना, ठीक है, अनुमति, ठीक। उसके बाद ऊन, एक, कम, अध, आधे, अपूर्ण, औ मना करना, दू, हीन, बुरा, नी, अभाव, विषेध, निषेध, ठीक है। बिन, अब इसका उपयोग कहाँ, जहाँ कहीं कमी हो, विशेष की बात हो रही हो, या निषेध जहाँ पर कोई आज्ञा न दी वहाँ पर नी का उपयोग हो, बिन या निषेध। भर, ठीक, पूरा, जैसे पूरा, भर पेट, क्या हो गया, भर प्लस पेट, यानी कि पूरा हो गया, भर पेट खाना खाए, हिंदी उपसर्ग। तो यहाँ पर भर क्या है, उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग है। कु, बुरा, जैसे कि कुसंगति, ठीक, तो बुरा, कुसंगति। सु यानी श्रेष्ठ, सात, हिंदी उपसर्ग। उर्दू की बात करें तो उर्दू के उपसर्ग है 19। कौन कौन से, अल, अरबी, एन, पूरा, कम, थोड़ा, हीन, खुश, उर्दू उपसर्ग है। गैर, गैर इरादतन, ठीक है, गैर कानूनी, ये सब उर्दू उपसर्ग है। अल, अरबी है। दर, है ना, दर, दर बदर, दर बदर, दर बदर में दर, उर्दू उपसर्ग है। उसके बाद ना, फिर फिल में अरबी प्रति है, फिर बा, अनुस्वार में, फिर बद, जैसे क्या, बुरा, बुरा क्या, अब बद, नाम, नाम में आगे क्या लगा, बद, तो बद क्या है, उर्दू उपसर्ग है, ठीक है कि नहीं। जैसे उसके बाद बद प्लस बू, तो बदबू, बद क्या है, उर्दू उपसर्ग है, ठीक है। फिर बर, ऊपर, बा, साथ, अनुसार, बिल, अरबी, और बिला, अरबी, और बे, बे, बिना। अब जैसे कि बे, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट आपका है, कई बार पूछा गया है बे, इससे पूछ लिया गया है, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया
बेलगाम में कौन सा उपसर्ग है? तो बे उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है? उर्दू उपसर्ग है। क्यों? बेलगाम का मतलब क्या होता है? लगाम मतलब कि जो आपके कंट्रोल में हो, जो आपके नियंत्रण में हो। बेलगाम जो आपके नियंत्रण में ना हो, तो बेलगाम। ठीक। बे बे ईमान, बेईमान, यानी ईमान जिसके पास ना हो, ईमान के बिना। बे का मतलब बिना, जहां पर उसकी कमी हो, बेईमान। ठीक है, तो बे इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप लोग ध्यान रखिए उर्दू उपसर्ग में। फिर उसके बाद ला अरबी है, निषेध। फिर सर, मुख्य, श्रेष्ठ, हम, संस्कृत, सम के साथ, हर, प्रत्येक। ठीक। उसके बाद देखते हैं अर्थ के अनुसार विशेष प्रकार के वाक्य कैसे होते हैं। अर्थ के अनुसार विशेष प्रकार के कैसे वाक्य होते हैं? 8 वाक्य होते हैं। ठीक है, 8 वाक्य होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 8 वाक्य है उसमें कौन कौन से आते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग बता देता हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, पहला तो आप ये देख लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, चिर। अब चिर से क्या बना? चिरायु। ठीक है, चिर से बना चिरायु। उसके बाद दूसरा है आपका अप। अप से क्या बना? अप कीर्ति। ठीक, अब कीर्ति बना। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है उत। इससे क्या बना? उत्थान। और उपसर्ग ध्यान दीजिएगा, देखिए हमेशा आगे लग रहा है, हमेशा आगे लग रहा है। उत, चिर, अप, तो उपसर्ग हमेशा आगे ही लगते हैं, उपसर्ग हमेशा आगे ही लगते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा आप। ठीक, और जो है आगे देखते हैं हम लोग अर्थ के अनुसार विशेष प्रकार के वाक्य। चलिए, विधानार्थक वाक्य, जिसको इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज्ञार्थक सेंटेंस इंडिकेटिंग कमांड, यानी कमांड देने वाला, ऑर्डर देने वाला सेंटेंस। प्रश्नार्थक, इंट्रोगेटिव, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं, कहते हैं ना कि पुलिस उठा के लेके गई है, इंट्रोगेट कर रही है, 3rd डिग्री दे रही, क्योंकि उसको जवाब निकालने हैं ना कि चोरी कहाँ हुई है। उसके बाद इच्छार्थक वाक्य, यानी कि इलिस्टिव सेंटेंस। संदेहार्थक सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, जहाँ पर डाउट हो, कोई संशय हो, वहाँ पर शंका हो, वहाँ पर संदेहार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य, जहाँ कोई कंडीशन हो वहाँ पर। विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एक करके देखते हैं इसको, फिर आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट उपसर्ग, प्रत्यय, संकर शब्द, विदेशक बता करके क्लास को खत्म करते हैं। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात का कहना होना पाया जाए, जैसे किशनलाल और रमेश चंद परीक्षा देने चले गए, या मैं और वो साथ में घूमने चले गए, तो बस किसी बात हो गई, उसको कहना पाया जाए, सिंपल सी बात ये होती। निषेधात्मक, जहाँ निगेटिव हो, जहाँ पर नहीं शब्द आ जाए, जहाँ पर नहीं आए, निगेटिव की बात आए। मैं किसी झगड़ा नहीं मोल लेना चाहता, मैं कोई बवाल ही नहीं चाहता, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं पढ़ाना ही नहीं, मैं नौकरी करना ही नहीं चाहता, जहाँ पर नहीं आए, निगेटिव। आज्ञार्थक, जाओ जल्दी पानी लेके आओ, पढ़ाई करो, जल्दी तुरंत बैठे रहो, कल पढ़ाई करो, और कोई काम नहीं तुम्हारे पास, सिर्फ पढ़ाई करो, तो क्या है? आज्ञार्थक, जहाँ पर आदेश, उपदेश की बात हो। प्रश्नार्थक, जिस वाक्य में प्रश्न, क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ बताइए आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है, आपने हिंदी में अब तक क्या क्या पढ़ा है, आपका सिलेक्शन होने की जो तैयारी है उसमें आपने कितनी चीज़ें पूरी कर ली हैं, तो जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए। इच्छार्थक, जहाँ पर इच्छा हो, जिस वाक्य में इच्छा या आशीष का भाव हो, जैसे खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, है ना, दीर्घायु बनो, लंबी उम्र हो, धनवान बनो, भगवान करे आप जितने लोग देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, तो ये क्या है? इच्छावार्थक है। संदेहार्थक, जहाँ कोई डाउट हो, जैसे कि मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ भूल चुका हूँ, मैं कुछ भूल रहा हूँ, या वहाँ पे मैं गया था, मैं कुछ भूल के आया हूँ, या शायद ऐसा कुछ लग रहा है कि दरवाज़ा खुला छोड़ के आया हूँ, ऐसा कुछ, तो वहाँ पर क्या है? संदेहार्थक। संकेत, जहाँ पर संकेत का बोध हो कि अब देखो ऐसा भैया कि अगर आपको सिलेक्शन हो जाए तो हमको भी मिठाई खिला दीजिएगा, है ना, तो हम इशारे में बात कर रहे हैं कि भैया सिलेक्शन आपका हो जाए तो हमारा भी ध्यान रखिएगा, हमको भी मिठाई उठाई खिला दीजिएगा, मतलब संकेत दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या संकेतार्थक वाक्य है। फिर विस्मयादिबोधक, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, जहाँ पर आह, वाह, मजा आ गया, मतलब देख करके एकदम चेहरा खुला खुला रहेगा, वाह कितना सुहावना मौसम है। अभी आपका रिजल्ट आए, अब आप अपना रोल नंबर देखें, तुरंत आपके मुंह से क्या निकलेगा? अरे हो गया, मैं तो बन गया, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, अरे वाह। तो बस वही विस्मयादिबोधक वाक्य है, जो आपके मुंह से पहला स्टेटमेंट तब निकला, वही विस्मयादिबोधक वाक्य है। ठीक है, चलिए
आपको मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे कि आप देख लीजिए उपसर्ग जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से। इंपॉर्टेंट जो है ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो संकर शब्द हैं वो दो भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं। ठीक, संकर शब्द। रेलगाड़ी मैंने बताई तो रेल क्या है अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट आपके जो है उपसर्ग उर्दू वाले देख लेते हैं। जैसे कि बे से मैंने आपको बेलगाम बता ही दिया था, और कौन सा है बेअकल। ठीक, उसके बाद क्या है बेशक। ठीक है, बेशकीमती, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें उपसर्ग जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो गैर, उर्दू के गैर पूछा गया है, गैर जरूरी, ठीक है, गैर कानूनी, ये सब, गैर हाजिर, ठीक है, ये सब। अब फी भी इंपॉर्टेंट है, फी से पूछा गया है फी मैदान, ये भी पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वाक्य खंड देखते हैं। वाक्य खंड, इसको आपने अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में कहा जाए, उद्देश्य को हम लोग क्या कहते हैं सब्जेक्ट, और इसको क्या कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट उद्देश्य, उसके बारे में जो कहा जाए वो विधेय। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहते हैं। तो आगे देखते हैं कैसे कहते क्या है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय। ठीक, साधारण वाक्य, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, वो खेलता है, बच्चा दूध पीता है, श्रेय गेंद से खेलता है। ठीक है, ये सब साधारण वाक्य हैं। और ये किसके भेद हैं, वाक्य भेद। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इन तीनों के में जो सबसे पहले है वो साधारण वाक्य है। बच्चा दूध पीता है, श्रेय गेंद से खेलता है, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, आप एग्जाम देने जाते हैं, ये सब साधारण वाक्य है। ठीक, इसमें एक ही करता है, यानी सब्जेक्ट एक है और उसकी एक ही क्रिया है, ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। यानी कि ट्रिक इसकी ये है कि एक नाम आए और एक उसकी क्रिया आए। ठीक, साधारण वाक्य एक नाम एक क्रिया, एक नाम प्लस एक ही क्रिया, तो साधारण वाक्य। ठीक, उसके बाद बस मैंने जो बताया, एक ही उद्देश्य एक ही क्रिया, तो ट्रिक क्या है, एक नाम एक क्रिया, एक नाम एक क्रिया, ये हो गया साधारण वाक्य। अब इसमें क्या है, कर्ता के साथ कुछ उसके साथ विशेषण भी आ सकता है। जैसे बच्चा दूध पीता है तो बच्चा मीठा दूध पीता है, तो मीठा क्या है, जो दूध है उसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी विशेषण है। अच्छी तरह से पीता है तो अच्छी तरह क्या है, वो क्रिया की विशेषता बताता है, यानी कि ये क्या है प्राविशेषण है। अच्छी तरह जो है ये आपका, अच्छी तरह ये आपका प्राविशेषण है। और मीठा दूध ये आपका दूध की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषता है, विशेषता बता रहा है, तो ये आपका जो है विशेषण है। और अच्छी तरह क्या है ये आपका, ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये पीता ने क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, और ये मीठा क्या है, ये उसकी दूध की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। ठीक, तो क्रिया विशेषण और विशेषण आ सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान देने वाली बात, एक नाम एक क्रिया, एक नाम एक क्रिया, साधारण वाक्य। उसके बाद संयुक्त वाक्य की बात करें, इसमें दो जो सेंटेंस हैं वो आपस में जुड़े रहेंगे, लेकिन अगर उन दोनों सेंटेंस को आप अलग अलग कर दीजिए तो भी दोनों के अर्थ बने रहेंगे। ठीक, दोनों के अर्थ बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। जैसे कि मैं एग्जाम देने जा रहा था, इसलिए मैंने ट्रेन पकड़ी। अब मैं एग्जाम देने जा रहा था इसलिए मैंने ट्रेन पकड़ी, तो अब इसको अलग अलग कर दीजिए, हटा दीजिए। इसलिए मैं एग्जाम देने जा रहा था, तो बस अच्छी स्टेटमेंट है ये, मैं एग्जाम देने जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने ट्रेन पकड़ी, ये भी अलग स्टेटमेंट है। इसलिए हटा, आप इसके बीच का हटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट पे, दोनों अलग अलग भी अपना अपना अहम रोल रखते हैं। तो यही संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका, तो यहाँ पर बीच में देखिए क्या, इसलिए। आप इसलिए को हटा दीजिए और थी के बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए, तो क्या होगा, ठंडी हवा चल रही थी, तो चल रही थी, अच्छी बात है, ये भी एक मतलब है। उसके बाद मैं जल्दी ना उठ सका, ये भी एक अलग स्टेटमेंट है। अगर इसलिए लगा हो चाहे ना लगा हो, दोनों स्टेटमेंट का अलग अलग वैल्यू है, तो ये संयुक्त वाक्य। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें इसलिए लगाना पड़ा, तो ये संयुक्त वाक्य है। मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की, ठीक, तो अच्छी बात है की,
तुम ना आए, अच्छी बात है नहीं आए, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए क्या हुआ, पर लगा। मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए। हम कार्य तो करना चाहते हैं और उसे भली बात नहीं कर पाते, तो किंतु लगा दोनों को जोड़ने के लिए, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब भी कोई ऐसा नहीं है कि किंतु न लगा हो तो दोनों अलग करने के बाद उनका कोई मतलब नहीं निकलता। यानी कि दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। स्वतंत्र यानी कि ये दोनों सब सेंटेंस हैं, उपवाक्य हैं, लेकिन स्वतंत्र हैं, इनका अपना अपना मतलब है। इनको जोड़ने के लिए जब इसलिए पर किंतु लगता है, समुच्चय बोधक अव्यय जिनको बोलते हैं, तब ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो दो या दो से अधिक साधारण उपवाक्य समुच्चय बोधक पर किंतु या से जुड़ जाते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं संयोजक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़ता है, जैसे गीता गई और सीता आई, मैं गया वो आया, तुम गए वो आए, है ना, एक आदमी गया दूसरा आया, तो संयोजक। उसके बाद विभाजक, जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, जैसे कि वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता, यानी कि वह पढ़ाई तो बहुत करता पर सिलेक्शन नहीं होता। तो पढ़ाई बहुत करता है, ये क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिलता तो क्या है, निगेटिव है। यानी कि विलोम, एक दूसरे का विरोध, एक उपवाक्य दूसरा उपवाक्य अलग अलग है लेकिन एक दूसरे के क्या हो, विरोधी हो, तो वहां पर विभाजक पर लगता है। फिर उसके बाद आता है विकल्प सूचक, जब दो बातें उनमें से किसी एक को मंजूर करना हो, या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। जैसे आजकल देख रहे पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अगर मेरी बात सही साबित नहीं हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बस कहने की बात है, छोड़ता कोई नहीं है, सब कहते हैं ऐसे, यानी कि मंजूर कर लेंगे, अगर अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो वहां पर क्या, विकल्प सूचक, दो ऑप्शन मिल गए वहां पर, और नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद चौथा है परिमाण बोधक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। ठीक, आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, क्योंकि किसी के पास जाना है लेकिन वो क्या है, डिपेंड किस पे कर दिया, आज मुझे बहुत काम है। ठीक है, तो यहाँ पर परिणाम है कि मुझे काम बहुत है, तो उसका मैं रिजल्ट बता रहा हूँ कि इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, आज मेरे घर में जो है धार्मिक कार्यक्रम है इसलिए मैं स्कूल नहीं आऊंगा। तो घर में धार्मिक कार्यक्रम है इसलिए उसका रिजल्ट क्या निकला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यानी कि यहाँ क्या है, परिणाम निकल रहा है, किसी एक वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, चलिए मिश्रित वाक्य देखते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह साइकिल मेरी है। अब देखिए यहां पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्या कह सकते हो, आगे बोलो, आगे बोलो ना, क्या कह सकते हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्या कह सकते हो। तो यहां पर क्या है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इसके साथ जब तक दूसरा स्टेटमेंट नहीं लगेगा तब तक ये अधूरा है, यानी कि ये डिपेंड है दूसरे पे। तो यहां पर लगेगा कि यह साइकिल मेरी है। ठीक है, कि यह साइकिल मेरी है। अब मैं कहूं कि जो मेहनत करता है, तो जो मेहनत करता है, फिर आगे बोलिए क्या, वह फल पाता है। जो मेहनत नहीं करता है वह फल नहीं पाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब पूरी किसी स्टेटमेंट का पूरा विचार हमको व्यक्त करना है, उसका पूरा अर्थ निकालना है, तो क्या होगा, दो लोग दो वाक्यों से मिलके बनेगा। ठीक है, और उसमें एक जो है मेन होगा और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होगा। जैसे कि इसमें क्या है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ साइकिल मेरी है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये क्या है, ये मुख्य है, और यह साइकिल मेरी है क्या है, ये आश्रित है इस पे जो कहा जा रहा है मुख्य वाक्य पे। जो मेहनत करता है ये मुख्य है, वह फल पाता है ये आश्रित है। फल कब मिलेगा, जब मेहनत करेंगे। सिलेक्शन कब होगा, जब जम के पढ़ाई करेंगे। तो जो सिलेक्शन होगा वो आश्रित है, और जो जम के पढ़ाई करेंगे वो क्या है, मुख्य वाक्य है। ठीक, और बीच में क्या लगा है कि जो है क्या है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक है कि। ठीक है, की लगा हो, कॉमा लगा हो। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। अब मालूम होता है क्या, क्या मालूम होता है, तो मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। मालूम होता है कि आज जो है धूप निकलेगी। तो जो निकलेगा वो किस पे, मालूम होता पे। तो मालूम होता है ये मुख्य उपवाक्य है, आज वर्षा होगी ये आश्रित उपवाक्य है। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित। ठीक, एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता ही दिया।
जो मेहनत करता है मुख्य वह फल पाएगा। ठीक है, आश्रित। ठीक, उसके बाद परिभाषा, जब किसी विषय या पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है तो ऐसे रचित वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। अब आइए देख लेते हैं आश्रित वाक्य जो है कैसे होते हैं। आश्रित वाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए, संज्ञा, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊं, तो मैं यहाँ कभी ना आऊं ये किस पे डिपेंड करता है? ये वह चाहता, उसके चाहने पर है। वह कौन है? संज्ञा। और मैं यहाँ कभी ना आऊं तो मैं कौन हूं? संज्ञा। तो ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य। मैं कभी ना आऊं, तो मैं यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, तो यहाँ पर जो है संज्ञा उपवाक्य है। उसके बाद विशेषण की बात करें, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। तो यहाँ पर क्या है? जो घड़ी मेज पर, यहाँ बात किसके लिए हो रही है? घड़ी के लिए हो रही है। ठीक, घड़ी के लिए हो रही है। और जो घड़ी मेज पर रखी है ये क्या है? विशेषण उपवाक्य है। विशेषण, घड़ी क्या है? एक तरीके से पुरस्कार है, और पुरस्कार क्या है? वो मेरा विशेषण है, यानी कि मैंने कुछ अच्छा किया तभी तो मुझे पुरस्कार मिला। तो क्या है? मेरी विशेषता है, मेरी विशेषता का परिणाम है। मैंने जो विशेष कार्य किया उसका परिणाम है। तो यहाँ पर क्या है? विशेषण उपवाक्य है। उसका तीसरा है क्रिया विशेषण, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तो वहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे कि जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था, तो मैं तो सो रहा था। ठीक, लेकिन जब वह मेरे पास आया, तो जब वह मेरे पास आया ये क्या है? क्रिया विशेषण। ये क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमको देखते हैं कि किताब घर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है किताब घर। ठीक, ये क्या है? संकर शब्द है। ठीक, किताब घर यानी कि घर हिंदी, किताब अंग्रेजी, मिलके बनाओ संकर। उसके बाद रिक्शा, रिक्शा पूछा गया है कई बार। ये क्या है? ये जापानी भाषा है, जापानी भाषा है उससे लिया गया रिक्शा। उसके बाद आपका क्या आता है? बेग। उसके बाद आपका आता है तहसीलदार। ये क्या है? संकर है, दो भाषाओं से मिलकर बना है तहसीलदार। ठीक है, बाकी उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी है? 22। हिंदी में कितनी है? 10। उर्दू में कितनी है? 9। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो पूछा गया एग्जाम में वो है कि जो है अध्यक्ष, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष पूछा गया है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के भेद होते हैं 8। ठीक है, और एक और पूछा गया खन, खन। ये खन खन जो है कैसा शब्द है? ये जो है ध्वन्यात्मक शब्द है। ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, अगर आपको और कोई रिक्वायरमेंट होगी, कोई ऐसा वीडियो आपको चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।